हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ सिटीजनशिप का रिवीजन लेक्चर। मैं ऑलरेडी इसका समरी आई एम लक्ष्मीकांत का अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पर। और अगर आप चाहें, ये रिवीजन वाला लेक्चर है जिसमें हम रिवीजन करेंगे सिटीजनशिप के जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इनको आप एट द एंड टाइम पर जब आपको रिवीजन करना हो तो आप एक बार ही कभी भी सुन सकते हो। 10 से 15 मिनट का ये लेक्चर होता है जिसमें आपको 10 मिनट मिनिमम, कभी 8 मिनट का भी होता है। तो ठीक है, ये रिवीजन लेक्चर है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब हम सिटीजनशिप से स्टार्ट करते हैं। सिटीजनशिप क्या होती है, ये पार्ट 2 में मेंशन की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और आर्टिकल 5 to 11, ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर दूसरा हमको पता होना चाहिए सिटीजनशिप क्या होती है। सिटीजनशिप मतलब क्या होता है, आप किसी कंट्री के सिटीजन हो और वहाँ पे आप वहाँ के पॉलिटिकल और सिविल राइट को एंजॉय कर सकते हो, तो आप वहाँ के सिटीजनशिप ले सकते हो। जैसे हम इंडियंस हैं, तो हम इंडिया के सारे पॉलिटिकल और सिविल राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं। अगर हम यूएसए में रहते तो यूएसए के हम पॉलिटिकल और सिविल राइट्स को एंजॉय कर सकते थे। ठीक है, तो हम कहाँ के सिटीजन होते, यूएसए के सिटीजन होते। अब इंडिया में ऐसे इंडिया में दो तरह के लोग रहते हैं। एक तो जो इंडिया के सिटीजन्स हैं वो रहते हैं, दूसरे जो इंडिया के एलियन, इंडिया में एज ए एलियन रहते हैं। एलियंस कौन होते हैं, दो तरह के होते हैं भी। एक तो होते हैं फ्रेंडली एलियंस और एक होते हैं एनिमी एलियंस। फ्रेंडली एलियंस कौन से होते हैं, जो ऐसी कंट्री से आकर हमारे यहाँ पे रह रहे हैं जिनसे हमारे फ्रेंडली रिलेशंस है, जैसे कि रशिया हुआ, यूएसए हुआ और बाकी दूसरी कंट्रीज़ हुई। एनिमी एलियंस मतलब जो ऐसी कंट्री से रह रहे हैं जिनके साथ हमारी वॉर लाइक कंडीशन बनने वाली है, या हमारा और उस कंट्री का अच्छे रिलेशंस नहीं है, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, वैसे हमारा वो एनिमी नहीं है, बट एनिमी लाइक सिचुएशन हम लोगों ने उन्होंने बना के रखी है इस वजह से। तो ये सारे एनिमी एलियंस में आते हैं। तो जो सिटीजन्स होते हैं उनको सारे राइट्स होते हैं, लेकिन जो एलियंस होते हैं उनको कुछ राइट्स नहीं होते हैं और कुछ राइट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब कौन कौन इंडिया का सिटीजन होता है। पहले तो आर्टिकल 5 में लिखा है कोई भी इंसान जिसके पास डोमिसाइल है। डोमिसाइल है मतलब या तो वो इंडिया में बॉर्न हुआ है, या उसके ईदर पेरेंट जो है वो इंडिया में बॉर्न हुए हैं, या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है इंडिया का 5 साल से, तो वो इंडिया का सिटीजन हो सकता है। आर्टिकल 5 में ऐसा लिखा हुआ है। फिर आर्टिकल 6 में लिखा हुआ है कोई भी ऐसे इंसान सिटीजनशिप ले सकता है, पर्सन जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आया हुआ है। अ पर्सन माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया है, वो भी सिटीजनशिप ले सकता है। आर्टिकल 7 में क्या लिखा है, एक पर्सन जो पाकिस्तान चला गया था और फिर वापस इंडिया में आ गया है, तो वो भी इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है। आर्टिकल 8 में लिखा है हुज पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। कोई ऐसा इंसान जिसके पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट जो अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब पहले जो इंडिया प्लस पाकिस्तान उतने एरिया में अगर कोई पैदा हुआ है, उसके बाद वो बाहर रहता है इंडिया के बाहर, लेकिन फिर भी वो आके इंडिया में रह सकता है, इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है, और वो इंडिया का सिटीजन कहलाएगा अगर उसके ईदर पेरेंट जो है वो अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हैं और वो इंडिया में ही रह रहा है। ठीक है, आर्टिकल 9, नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया इफ़ एक्वायर्ड सिटीजन ऑफ एनी फॉरेन कंट्री। आर्टिकल 9 में ऐसा लिखा है कि कोई भी इंसान इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा उस टाइम से जिस टाइम वो दूसरी कंट्री का सिटीजनशिप ले लेगा, या तो उस दिन से वो इंडिया का सिटीजनशिप छोड़ना पड़ेगा उसको। जैसे कि मान लो कोई इंसान है, अगर वो यूएसए में रहने लग गया और यूएसए की सिटीजनशिप उसने ले ली, तो वो उसी दिन से वो इंडियन सिटीजन नहीं रहेगा, चाहे वो छोड़े या ना छोड़े उससे मतलब नहीं है। जिस दिन वो दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले लेगा, उसकी इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 10 में लिखा है सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। जो इंडिया का सिटीजन है उसके ऊपर जो भी लॉ पार्लियामेंट बनाती है वो सब एप्लीकेबल है। पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाती है वो सिटीजन्स के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 11 में क्या लिखा है, पार्लियामेंट है पावर टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हमारी इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, कि मतलब हम सिर्फ इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं, दूसरी कंट्री की नहीं ले सकते हैं। लेकिन कौन एक्वायर कर सकता है, किसकी टर्मिनेट कर सकते हैं, ये सारे जो प्रोविज़न है वो उसकी पावर किसके पास दी गई है, पार्लियामेंट को होती है वो पावर। ठीक है, कोई भी एक्विजिशन और टर्मिनेशन के ऊपर जो लॉ बनाना है उसकी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। इसलिए अगर आपको पता होगा अभी
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 में, जिसका कोविड के पहले विरोध चल रहा था, तो उसमें सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए नया रूल लेके आया पार्लियामेंट। तो इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट कभी भी रूल्स लेके आ सकती है एक्विजिशन और टर्मिनेशन से रिलेटेड। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, ये तो हमको पता ही है कि इंडिया एक ही सिटीजनशिप फॉलो करता है। सिर्फ हम क्या हो सकते हैं, इंडियंस हो सकते हैं, हमारे पास सिटीजनशिप क्या है, इंडियंस की है। ठीक है, जबकि यूएसए में क्या होती है, डुअल सिटीजनशिप होती है। वहाँ पे एक तो कंट्री की सिटीजनशिप होती है प्लस स्टेट की होती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ सिर्फ कंट्री की सिटीजनशिप होती है, दैट इज़ इंडिया। ठीक है, किसी स्टेट की अलग से सिटीजनशिप नहीं होती है। अच्छा, नेक्स्ट, अब हम सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके पहले आपको दो कॉन्सेप्ट समझना है, एक तो है जस सोली, एक होता है जस सैंग्विनी। ठीक है, जस सोली का क्या मतलब होता है, जस सोली का मतलब होता है राइट ऑफ सॉइल, मतलब आप इस यहाँ की मिट्टी में पैदा हुए हो तो वो होता है जस सोली। जस सैंग्विनी मतलब राइट ऑफ ब्लड, इसका मतलब क्या हुआ, आपके पेरेंट यहाँ रहते हैं और फिर आपका जन्म हुआ है, तो मतलब राइट ऑफ ब्लड है कि हमारे जो पेरेंट है तो वो इंडियन है, इसलिए हम भी इंडियन हो गए। ठीक है, तो ये दूसरा जो लॉ होता है वो होता है राइट ऑफ ब्लड का। ठीक है, यूएसए में जो लॉ चलता है वो जस्ट सोली का चलता है, ओनली जस्ट सोली, मतलब सिर्फ वहाँ पे जो पैदा हुआ है वो ही वहाँ का सिटीजन होगा। ठीक है, लेकिन इंडिया में दोनों को इंक्लूड किया गया है, जस्ट सोली को भी और जस्ट सैंग्विनी को भी इंक्लूड किया गया है। अब देखो सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर कर सकते हैं। पहली तो बाय बर्थ, मतलब जस्ट सोली, मतलब इस यहाँ की सॉइल में पैदा हुए तो आप इंडिया के सिटीजन कहलाओगे। पेरेंट इज सिटीजन एंड अदर नॉट इलीगल माइग्रेंट, जो दोनों पेरेंट्स होते हैं या तो वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए या फिर एक पेरेंट यहाँ का हो और एक जो हो वो इलीगल माइग्रेंट ना हो, दूसरी कंट्री का हो पर लीगल माइग्रेंट हो, इलीगल माइग्रेंट ना हो, तो बाय बर्थ जो होते हैं आप इंडिया के सिटीजन कहलाते हैं। दूसरा है बाय डिसेंट, बाय डिसेंट मतलब राइट ऑफ ब्लड। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर आपके पेरेंट यहाँ के बॉर्न है, मतलब इंडियन सिटीजन है, लेकिन वो यूएसए में कुछ टाइम के लिए जॉब करने गए और फिर वहाँ पे आपका जन्म हुआ है, तो उस जन्म के 1 साल के अंदर आपको बर्थ रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। कहाँ पे, इंडिया में आके। तो बर्थ रजिस्टर विद इन 1 ईयर ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो आप क्या कहलाएंगे, इंडिया के सिटीजन कहलाएंगे। ठीक है, तीसरा क्या होता है सिटीजनशिप एक्वायर करने का तरीका, वो होता है बाय रजिस्ट्रेशन। मतलब अगर आप ना ही यहाँ की मिट्टी में पैदा हुए, ना ही आपके पेरेंट्स का यहाँ से कोई लेना देना है, तो भी अगर आप इंडिया में आप सिटीजन बनना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें ना आप सॉइल में पैदा हुए, ना ही आपका कोई ब्लड रिलेशन है। तो कोई भी पर्सन जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहा हो इंडिया में 7 साल तक इंडिया में रहा हो एज अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट, वो इंसान क्या कर सकता है, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है कि वो इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहता है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकता है और रजिस्ट्रेशन करके अपना इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है। ठीक है, 3 तरीके तो ये हो गए। चौथा होता है बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन मतलब आप अगर 11 साल इंडिया में रह लेते हो तो आप नेचुरली क्या हो जाते हो, इंडिया के सिटीजन हो जाते हो। और प्लस नेचुरलाइजेशन के लिए क्या चाहिए आपको, एक कोई भी लैंग्वेज नोन होनी चाहिए, यहाँ की कोई भी स्टेट लैंग्वेज या हिंदी आपको पता होना चाहिए। कोई भी लैंग्वेज जो 8th शेड्यूल में मेंशन है, अगर उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज आपको नोन है तो आप नेचुरलाइजेशन से इंडिया के सिटीजन बन सकते हो। और प्लस साथ में आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। ठीक है, समझ में आया। फिर लास्ट होता है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब आप किसी टेरिटरी को अपनी इंडिया में मर्ज कर लो तो उस टेरिटरी के जितने लोग हैं वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन्स हो जाएंगे। जैसे हमने इंडिपेंडेंस के बाद गोवा को एक्वायर किया, टेरिटरी को इनकॉर्पोरेट किया इंडिया में, तो गोवा के जितने लोग हैं वो इंडियन सिटीजन्स हो गए। ठीक है, दमन एंड दीव को किया, पुडुचेरी को किया, तो इन सबको एक्वायर किया, तो इनकॉर्पोरेट किया इंडिया में, तो इनकी जो सिटीजन्स थे वो हमारे इंडिया के सिटीजन्स हो गए ऑटोमेटिकली। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये तो हो गया एक्वायर करने का। अगर लॉस सिटीजनशिप लॉस कैसे हो सकती है, तो उसके भी 3 होते हैं, बाय रिनंसिएशन, बाय टर्मिनेशन और बाय डेप्राइवेशन। रिनंसिएशन मतलब छोड़ दिया हमने अपनी मर्जी से कि हम यूएसए की सिटीजनशिप ले ली है या हम बाहर रह रहे हैं तो हमने इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ दी अपने मन से, तो वो बाय रिनंसिएशन हो जाता है। बाय टर्मिनेशन मतलब अगर आप किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते हो
तो आपकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप का फॉर्मूला एप्लीकेबल है, इस वजह से वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो टर्मिनेशन मतलब टर्मिनेट हो गई। फिर तीसरी होती है बाय डिप्राइवेशन, मतलब वो कर दी जाती है। कौन करता है? तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी की अगर सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर देती है, या तो वो कोई फ्रॉड केस में पकड़ा जाता है या उसने कुछ गलत काम किया होता है, तो उसकी जो सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट कर दी जाती है, तो उसको हम बोलते हैं बाय डिप्राइवेशन, उसकी सिटीजनशिप क्या हो गई? लूज़ हो गई है। ठीक है। अच्छा, अब आपको पता होगा कैब 2009 सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 के बारे में। ठीक है। इसने क्या किया है? इसने इलीगल माइग्रेंट्स जो होते हैं उसकी डेफिनेशन को चेंज कर दिया है। ठीक है। इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी इंसान जो 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आया है, और वो 3 कंट्री से आया है। कौन कौन सी 3 कंट्री? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इन 3 कंट्री से आया है, और वो 6 उनमें से, और वो कोई 6 कम्युनिटी को बिलोंग करता है। देखो 3 कंट्री से आया, कौन कौन सी? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। और वो जो इंसान है वो इनमें से 6 कम्युनिटी में से किसी एक को बिलोंग करता है। कौन कौन सी? हिंदू, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट। ठीक है। हिंदू, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट, जैन, और एक और कौन सी है? हिंदू, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट, जैन और ज़ोरास्ट्रियन। ठीक है। अगर इन 6 कम्युनिटी को बिलोंग करता है और वो इन 3 कंट्री से आया है और वो इंडिया में आके रह रहा है बिफोर 31 दिसंबर 2014, तो वो जो पर्सन है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है। क्या नहीं माना जाएगा? इलीगल माइग्रेंट नहीं कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलीजियस परसिक्यूशन होता है इन 3 कंट्रीज़ में, क्योंकि ये जो 3 कंट्रियाँ हैं वो कैसी कंट्री हैं? इस्लामिक कंट्री है। तो यहाँ पे जो नॉन इस्लामिक पॉपुलेशन रहती है उनका काफ़ी ज़्यादा क्या होता है? परसिक्यूशन होता है। इसलिए वहाँ से लोग जो परसिक्यूशन के वजह से इंडिया में आए हैं, तो अब इंडिया में वो रह सकते हैं, वो यहाँ के अब इलीगल माइग्रेंट नहीं रहेंगे, लीगल माइग्रेंट बन जाएंगे। ठीक है। और इलीगल माइग्रेंट के लिए पहले जो रजिस्ट्रेशन, पहले जो नेचुरलाइजेशन के थ्रू हम सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते थे वो 11 ईयर्स में कर सकते थे। अब इन्होंने उसको चेंज करके इलीगल माइग्रेंट्स के लिए क्या कर दिया है? 5 ईयर्स कर दिया है। ठीक है। चलो नेक्स्ट है। अच्छा, अब एक और चीज़ आई थी ओवरसीज सिटीजनशिप। ये एक कॉन्सेप्ट आया था। ओवरसीज सिटीजनशिप मतलब ऐसे लोग जो इंडिया के बाहर रहते हैं लेकिन उनका इंडियन ओरिजिन है, मतलब उनके पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट या कोई भी तो भी इंडिया में रहा हो और वो इंडिया का ओरिजिन है उनमें कहीं ना कहीं, और वो आउट ऑफ इंडिया अब दूसरी कंट्रीज़ में कहीं रह रहे, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं इंडियन डायस्पोरा। तो इन सबको एनालाइज किया गया 2000 में कि कितने लोग हमारी इंडिया से बाहर रहते हैं, तो उनके लिए हम लोग क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए कमेटी बनाई गई, एल.एम. सिंघवी कमेटी। एल.एम. सिंघवी कमेटी ने एनालाइज किया कि कितना इंडियन डायस्पोरा बाहर रहता है। उसी के बेसिस पे 2003 में एक सिटीजनशिप लॉन्च की गई, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। मतलब इसमें क्या है, जो सिटीजन्स इंडियन ओरिजिन के हैं और वो बाहर रहते हैं तो उनके लिए कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। फिर 2005 में OCI और PIOs, मतलब OCI मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, दोनों एक ही बात है। उन इसके लिए 2 अलग अलग स्कीम चल रही थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2005 में इन दोनों को क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। लेकिन OCI और PIOs को मर्ज तो किया, लेकिन इनमें वो लोग नहीं होने चाहिए जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे हैं। मतलब कोई भी इंडियन ओरिजिन का इंसान जो पाकिस्तान में रह रहा है उसको कोई फैसिलिटी नहीं दी जाएगी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया वाली, क्योंकि ये तो पार्टीशन होके बने हैं, तो ये तो इंडियंस ही थे। ठीक है। इंडियन ओरिजिन के ही थे। इस वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के और किसी कंट्री में OCI या PIOs लोग रह रहे हैं तो उनको कुछ फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। फिर 2015 में गवर्नमेंट ने एक और स्कीम निकाली, मोदी जी ने, OCI कार्ड होल्डर। मतलब चाहे वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उसको 2 अलग अलग कार्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही कार्ड चलेगा, OCI कार्ड होल्डर। उसी में दोनों को कंसिडर किया जाएगा, OCI और PIOs को। अच्छा, अब एक डिफरेंस जो बच्चों को हमेशा कन्फ्यूजन में रहता है कि NRI कौन होते हैं, सॉरी ये NPI लिख दिया, NRI कौन होते हैं, PIO कौन होते हैं और OCI कौन होते हैं। तो NRI वो इंसान जो इंडियंस ही हैं
लेकिन वो जॉब या किसी और पर्पस की वजह से दूसरी कंट्री में जाके रह रहे हैं, तो उनको बोलते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियंस। मतलब जो इंडिया में नहीं रह रहे लेकिन वो इंडियंस हैं, तो उनको बोलते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियंस, तो NRI बोलते हैं उनको। तो उनके पास कौन सा पासपोर्ट होता है? इंडियन पासपोर्ट होता है, ठीक है, क्योंकि वो इंडियंस है इसलिए उनके पास इंडियन पासपोर्ट होता है। अब PIOs कौन होते हैं? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होते हैं? जिनका ओरिजिन इंडिया से रिलेटेड है, मतलब उनके कोई एंसेस्टर जो थे वो इंडियन ओरिजिन के थे, इंडिया में रहते थे, लेकिन अब वो लोग क्या है, वहाँ सेटल्ड हो गए USA या अदर अब्रॉड में किसी कंट्री में, और वहीं रहते हैं और वहीं की सिटीजनशिप उन्होंने ले ली है। इंडिया की सिटीजनशिप उनके पास नहीं है, और ना ही वो इंडिया का पासपोर्ट होल्ड करते हैं, वो फॉरेन पासपोर्ट होल्ड करते हैं, क्योंकि फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप है तो वहीं का पासपोर्ट होगा। तो ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब OCI कार्ड होल्डर में क्या होते हैं? ओवरसीज सिटीजन्स भी आते हैं प्लस पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी आते हैं। अब इनको क्या बेनिफिट मिलता है OCI कार्ड होल्डर का? तो इनको मल्टीपल एंट्री मिल सकती है। मल्टीपल एंट्री मतलब कितनी भी बार ये इंडिया आ सकते हैं, फॉरेन से इंडिया आ सकते हैं, और लाइफ लॉन्ग वीज़ा फैसिलिटी दी जाती है। मतलब अगर ये वहाँ पे अब काम नहीं करना चाहते और इंडिया बहुत पैसा कमा लिया, अब इंडिया में आके रहना चाहते हैं, तो इनको लाइफ लॉन्ग वीज़ा दिया जाता है कि आप इंडिया में कहीं कभी तक भी यहाँ रह सकते हो, ठीक है, और इंडिया को कभी भी विजिट कर सकते हो कितनी भी बार। लेकिन इनको कौन से राइट नहीं होते हैं? तो इनको एक सबसे इम्पॉर्टेंट वोटिंग राइट नहीं होता है, ना ही ये यहाँ पे आके कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते हैं, ना ही ये यहाँ पे आके इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो आउट ऑफ कंट्री इंडिया में रह रहा है और फिर वो इंडिया में आके यहाँ की इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, चाहे वो कैग हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो, उनकी एलिजिबिलिटी में सबसे पहले लिखा होता है ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसलिए सिटीजनशिप होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के बारे में, इसको आप ध्यान रख सकते हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। आर्टिकल 5 to 11 में आता है और पार्ट 2 में आता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे, उसके बारे में आप देखिएगा। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे तमिलनाडु हिस्ट्री समरी बनाई हुई है क्लास 11 की, एंशिएंट प्लस मिडिवल, ठीक है। अगर आपको वो फॉलो करनी है तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, वो काफ़ी डिटेल्ड में बनाई हुई सीरीज़ है। प्लस उसमें क्या हुआ है, मैप्स को इंक्लूड किया गया है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आएगी हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।